वेलकम टू एबी स्टडीज़। एबी स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 7 अगस्त, जो कि डेथ एनिवर्सरी है। भारत के एक महान पोएट, ग्रेट नॉवलिस्ट, ग्रेट थिएटरिस्ट, कादम्बरी के रचयिता, जिन्होंने गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज जीता था, रविन्द्रनाथ टैगोर की। इस वीडियो में हम रविन्द्रनाथ टैगोर की बायोग्राफी को रिव्यू करेंगे और देखेंगे कैसे अपने सारे ऐशो आराम, क्योंकि वो एक काफ़ी रईस घर में उनका जन्म हुआ था, फिर भी अपने सारे ऐशो आराम को छोड़कर, क्योंकि उनको कला में रुचि थी, कवि बनना चाहते थे, लेखक बनना चाहते थे, तो अपने ऐशो आराम को छोड़कर वो अपने कला को आगे बढ़ाते हैं, भारत के साहित्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। और कैसे भारत में जो भारत की कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उसको विद्या के माध्यम से नई पीढ़ियों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। बायोग्राफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर जो है, उनका जन्म 7 मई 1864 ईस्वी को बंगाल में हुआ था। इनको जो है, इनके बचपन का नाम या इनका निक नेम रवि था। इनको घर में सब रवि रवि नाम से बुलाते थे। इनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर और माता शारदा देवी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर का जो है जन्म काफी रईस खानदान में हुआ था। इनके दादा जो थे, द्वारकानाथ टैगोर, ये इनके दादाजी थे। ये उस जमाने के काफ़ी बड़े और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हुआ करते थे। इनको जो है, भारत में जब कोल माइनिंग की शुरुआत हुई थी, तो इनकी भूमिका उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण रही थी। या इस प्रकार से कहा जाता है कि भारत में कोल माइनिंग की शुरुआत करने वाले व्यक्ति में से एक रविन्द्रनाथ टैगोर के दादा द्वारकानाथ टैगोर थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी देवेंद्रनाथ टैगोर ने काफ़ी कम समय में ही, या काफ़ी कम उम्र में ही ब्रह्म समाज को अपना लिया था। वो राजा राम मोहन राय से काफ़ी इंस्पायर थे और उन्होंने जो है ब्रह्म समाज को अपनाया था और अपने गृह का त्याग कर दिया था, या संसारिक सुख सुविधाएं जो होती हैं, आराम होती है, उनको छोड़ दिया था और ब्रह्म समाज की सेवा में पूरी तरीके से चल गए थे। लेकिन ब्रह्म समाज अपनाने के बाद भी उनके पिताजी देवेंद्रनाथ टैगोर ने अपने परिवार में सभी को इन्फ्लुएंस किया इंग्लिश पढ़ने के लिए। इंग्लिश लिटरेचर, उनका मानना था कि भाषा एक को जानना सबके लिए आवश्यक है। अगर हम दूसरे लोग देश की भाषा नहीं जानेंगे तो अपने कल्चर को उन तक पहुंचा नहीं पाएंगे। और इसके अलावा वो भारत की संस्कृति भी अपने बच्चों को सिखाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक और इंडियन लिटरेचर के भी शिक्षक को अपने घर में बुलाया करते थे, जिससे कि वो बच्चों को शिक्षा देते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है, वो बचपन से काफ़ी रईस घराने में उनका जन्म हुआ था, इसलिए चारों ओर नौकर चाकर आदि से घिरे रहते थे। उनके पास जो है सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी, काफ़ी ऐशो आराम था। लेकिन वो जो है, उनका मन नहीं लगता था उसमें। उनका मन जो है वो बाहरी जो प्राकृतिक नेचुरल जो ब्यूटी है उसकी ओर आकर्षित होते थे। वो सूरज को देखना चाहते थे, उनको पेड़ पौधे पक्षियों में के बीच में रहने में काफ़ी आनंद मिलता था, और वो हमेशा अपने घर से जो है बाहर निकलना चाहते थे। देखिए, क्योंकि जो है उनका जन्म काफ़ी एक्सट्रीमली टैलेंटेड परिवार में हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो 14 भाई थे, जिसमें से कि रविन्द्रनाथ टैगोर 13वें थे, या सबसे यंगेस्ट जो ब्रदर थे वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। और उनके घर में सब एक से एक खतरनाक टाइप के जानकार, विद्वान, आर्टिस्टिक फैमिली थी पूरी उनकी। कोई उनके परिवार में पोएट था, कोई नॉवलिस्ट था, कोई पेंटिंग किया करता था, कोई म्यूजिशियन था। तो उनका जो पूरा परिवार है वो स्कॉलर से भरा हुआ था। उनके जो 14 भाइयों में से सबसे बड़े भाई थे, उनके जो सबसे एल्डर ब्रदर थे, एल्डेस्ट ब्रदर थे, उनका नाम था द्विजेंद्र नाथ टैगोर, जो कि एक महान फिलोसोफर और पोएट हुआ करते थे। उनके दूसरे भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है, ये भारत के पहले आईसीएस अधिकारी थे। ये पहले भारतीय थे जिन्होंने उस जमाने में लंदन जाकर आईसीएस, जो कि आज के आईएएस का जो एग्ज़ाम होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, वो उस समय इंडियन सिविल सर्विस के नाम से जाना जाता था, उसके एग्ज़ाम परीक्षा को क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। देखिए कितनी खतरनाक फैमिली। एक भाई, सबसे बड़ा भाई फिलोसोफर, दूसरा भाई आईसीएस अधिकारी। और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में तो सबको पता ही है, गजब के पोएट, गजब के थिएटरिस्ट। इसके अलावा उनके तीसरे भाई ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर, ये भी म्यूजिशियन थे, कंपोज़र थे, प्ले राइटर थे, नाटक लिखा करते थे। और उनकी बहन जो थी स्वर्ण कुमारी, वो नॉवलिस्ट थी। रविन्द्रनाथ टैगोर के जो भाई थे ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर, उनकी पत्नी थी कादम्बरी। कादम्बरी, ये वही कादम्बरी है जिनकी याद में जो है
अपने काव्य खंड कादम्बरी की रचना की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कादम्बरी जो रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है वो इन्हीं को समर्पित है। अब क्यों समर्पित है, तो देखिए, जब कादम्बरी का विवाह हुआ था ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर से, तो ये 8-9 साल की थी, और रविन्द्रनाथ टैगोर भी उस वक्त 8-9-10 साल वैसे ही थे। इन दोनों की उम्र में ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं था। तो इनकी जो है दोस्ती काफ़ी अच्छी थी, ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी घुले मिले हुए थे, और काफ़ी इनकी दोस्ती गहरी थी। इसीलिए जब इनकी मृत्यु होती है तो रविन्द्रनाथ टैगोर को काफ़ी झटका लगता है, वो काफ़ी दुखी हो जाते हैं, और कविता लिखते हैं, कादम्बरी काव्य खंड की रचना करते हैं, जो इनको पूरी तरीके से समर्पित है। रविन्द्रनाथ टैगोर की आदत थी, या उनकी खासियत थी, कि जब भी उनका कोई प्रिय या उनका कोई चाहने वाला उन्हें छोड़कर चला जाता है, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो उसके समर्पण में उसको ट्रिब्यूट देने के लिए कविता लिखा करते थे, जो कि कादम्बरी लिखा गया था उनके द्वारा कादम्बरी देवी की मृत्यु के बाद। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर के बचपन की बात करें, मतलब जब वो किशोर अवस्था में थे, तो उस समय की जो कुछ बातें हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जो है आर्टिस्टिक एटमॉस्फेयर में बड़े हुए थे। ये हमने अभी डिस्कशन कर लिया, क्योंकि उनके घर में सारे के सारे जो हैं वो आर्टिस्ट ही थे। कोई पेंटर था, कोई म्यूजिशियन था, कोई नॉवलिस्ट था, और ये तो खुद ही पोएट बने ही। आगे चल के लिटरेचर में इनका जो काम है, इनकी जो रचनाएं हैं, काफ़ी गजब की हैं। उनको जो है घर से बाहर जाने की आज्ञा नहीं थी, या उनको घर में रखा जाता, छोटे बेटे थे, लाड दुलार में रखा जाता था, तो उनको जो है बाहर जाने की नहीं दिया जाता था। ज़्यादातर वो घर में ही रहते थे, लेकिन उनका मन जो है हमेशा बाहर भागने को किया जाता था। उनको बचपन से ही सिखाया गया था कि सूरज के निकलने से पहले उठो। देखिए, इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, उनमें एक चीज़ कॉमन थी, कि वो लोग सुबह जल्दी उठा करते थे। आज भी कहा जाता है कि सुबह उठिए, सुबह उठकर पढ़ाई लिखाई करने से दिमाग में ज़्यादा याद रहता है, ज़्यादा घुसती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय शांति का माहौल रहता है, आपका दिमाग शांत रहता है, इसीलिए सुबह उठने के लिए कहा जाता है। तो वो सुबह उठते थे, और उनका जो एनलाइटमेंट है, उनको जो मतलब बोला जाए तो उनको कैसे कला में रुचि हुई, इसकी कहानी ये है कि एक बार वो सुबह उठते हैं और उठकर बाहर निकलते हैं, तो सूर्य की किरण उन पर पड़ती है, और सूर्य की किरण पड़ती है, और उनको उस वक्त वातावरण में इतनी शांति का अनुभव होता है कि वो मन में ठान लेते हैं कि मुझको जो है अपना जीवन नेचर और कल्चर को समर्पित कर देना है। इसके बाद ही जो है लिटरेचर के क्षेत्र में वो काम किया करते हैं। उनकी जो प्रारंभिक स्कूलिंग या फिर शिक्षा दीक्षा हुई थी, क्योंकि बाहर निकलना बंद मनाही थी, तो स्कूल तो जाते नहीं थे, वो उनके भाई हेमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। हेमेंद्र नाथ टैगोर जो थे, ये खुद काफ़ी बड़े फिलोसोफर थे। इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर को बचपन में ही लिटरेचर की पढ़ाई करवाई, लिटरेचर की शिक्षा देनी प्रारंभ की, और इसके साथ साथ ही वो रविन्द्रनाथ टैगोर को फिजिकल एजुकेशन भी दिया करते थे, उनको कुश्ती, कबड्डी, जूडो आदि सिखाया करते थे। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर जो है, उन्होंने बचपन में अपने स्टार्टिंग फेज में ड्राइंग, एनाटॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, लिटरेचर, मैथमेटिक्स, संस्कृत और इंग्लिश की पढ़ाई की थी। ये सारे सब्जेक्ट जो है, ये उनके भाइयों द्वारा ही उनको पढ़ाई जाती थी, क्योंकि बाहर नहीं जाते थे। क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर के जो पिता थे, उनका सपना था, या वो चाहते थे कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो एक बैरिस्टर बने। अब बैरिस्टर का मतलब होता है वकील। वो चाहते थे कि ये इंग्लैंड जाए और वहाँ से बैरिस्टर की पढ़ाई कर कर आए और वकील बने। तो इसी कारण से जो है रविन्द्रनाथ टैगोर का एडमिशन बोला जाए या एनरोलमेंट बोला जाए, ब्रिंगटन के, जो कि ईस्ट सुसेक्स इंग्लैंड में स्थित है, कि एक लॉ कॉलेज में लिखा दिया जाता है उनका नाम, और वो 1878 ईस्वी में चल जाते हैं इंग्लैंड पढ़ने के लिए वकालत की पढ़ाई। लेकिन क्या होता है, 1880 में वापस आ जाते हैं। वापस क्यों आ जाते हैं? क्योंकि उनका मन नहीं लगता। लॉ की जो पढ़ाई थी उनमें उनका मन नहीं लगता। वो गए तो थे इंग्लैंड में बैरिस्टर बनने, लेकिन वहाँ जाकर उन्होंने क्या किया, तो एडमिशन ले लिया, इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई करने लगे। और जब उनकी पढ़ाई खत्म हुई तो वो वापस आ गए। घर में पूछा गया तो वकील तो बने नहीं, बन गए लिटरेचर। और वापस आने के बाद उन्होंने अपना पहला जो है काव्य खंड वो प्रकाशित किया था, अमृत पत्रिका, जो कि बंगाल में प्रकाशित होने वाली एक डेली मैगजीन थी। देखिए, अर्ली एज में जो उनकी लिटरेरी वर्क्स थी, या उनके जो रचनाएं थी, कविता वगैरह, वो क्या थी, तो जब वो भारत में वापस आए, कहाँ से वापस आए, तो इंग्लैंड गए थे वकालत पढ़ने, वकालत पढ़े नहीं और लिटरेचर की पढ़ाई करके वापस आ जाते हैं। तो आने के बाद जो है उनकी पहली रचना जो है वो प्रकाशित होती है अमृत पत्रिका में। कब प्रकाशित होती है, तो 25 फरवरी 1875 में पहली बार उनके नाम से जो है कोई आर्टिकल पब्लिश किया जाता है। इसके बाद जो है उनके काव्य खंड या फिर उनकी एक सीरीज पोएट्री की, वो रेगुलर
पब्लिश होने लगी थी भारती नाम की पत्रिका में, जो कि एक मंथली मैगजीन था। और ये जो मंथली मैगजीन था भारती, ये उनके सबसे बड़े भाई द्विजेंद्र नाथ टैगोर का था। तो इसमें उनकी जो है कविताएं प्रकाशित होने लगी। इससे उनको क्या है, फेम मिलने लगा, लोग उनको जानने लगे। और उनकी रचनाएं जो है काफ़ी पसंद की जाने लगी लोगों में। इसके बाद जो है उन्होंने नियमित रूप से, मतलब रेगुलरली, अपनी कविताओं और रचनाओं को प्रकाशित करना शुरू कर दिया था मैगजीन्स में। 1878 में वो अपने बड़े भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर के साथ दोबारा इंग्लैंड जाते हैं। इस बार जो जाते हैं, इस बार वो केवल लिटरेचर में पढ़ने के लिए जाते हैं। उनके भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर आईसीएस की परीक्षा देने जाते हैं, और ये साथ में ही चल जाते हैं पढ़ने के लिए। और इस वक्त जब ये जाते हैं तो ना केवल इंग्लैंड, बल्कि वहाँ से इंग्लैंड में लंदन के अलावा ये फ्रांस, इटली और कई यूरोपीय देशों में घूम कर आते हैं। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं, ये चाहते थे पूरी दुनिया को जानना। ये लगभग अपने जीवन काल में आधी से ज़्यादा दुनिया घूम चुके थे, क्योंकि इनका कल्चरल एक्टिविटी और दूसरे के कल्चर और अपने कल्चर को जानने में इनकी काफ़ी रुचि थी। ये कल्चर से जुड़े हुए, ज़मीन से जुड़े हुए इंसान थे। इनकी विशेष रुचि थी संस्कृति और सभ्यता के बारे में जानने के लिए। तो इसीलिए जो है ये लिटरेचर पढ़ने या कल्चरल स्टडी के लिए कई देशों में घूमने गए थे। तो इंग्लैंड में गए, इंग्लैंड से वहाँ से फ्रांस और इटली भी घुमा। और इंग्लैंड में गए थे तो इस बार गए थे लिटरेचर पढ़ने के लिए। तो इंग्लैंड में पढ़े तो पढ़े कैसे, तो प्रोफेसर हेनरी मोरले के पास जाते हैं, और उनके यहाँ एज असिस्टेंट और उनके गाइडेंस में जो है ये अपने लिटरेचर की नॉलेज को आगे बढ़ाते हैं और इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ते हैं। इसके बाद जो 1880 में बैक टू पवेलियन वापस आ जाते हैं भारत में। और भारत में आने के बाद जो है वाल्मीकि प्रतिभा और काल मृग, जो कि उस समय की गजब की लोकप्रिय कविता थी, उसकी रचना करते हैं। उसके बाद जो है 1880 में आने के बाद दो कविता की, क्या क्या की, तो वाल्मीकि प्रतिभा और काल मृग्या। ये जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एसएससी में कई बार पूछा गया है कि वाल्मीकि प्रतिभा किसकी रचना है या फिर काल मृग्या किसकी रचना है। इन दोनों के बाद में 1882 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर दो और कलेक्शन ऑफ पोएम को पब्लिश करते हैं। कलेक्शन ऑफ पोएम मतलब काव्य खंड की रचना करते हैं और उसको प्रकाशित करते हैं, जिनका नाम था रुद्र चक्र और संध्या संगीत। संध्या संगीत और रुद्र चक्र जो है, ये दोनों जब वो पब्लिश करते हैं तो बंकिम चंद्र चटर्जी इनसे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। उनको ये कविताएं काफ़ी पसंद आती है। अब बंकिम चंद्र चटर्जी कौन थे, इसके बारे में आप लोग कमेंट में लिखिए और बताइए कि बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे, इनके द्वारा क्या लिखा गया था, हमारे भारत का राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत। 82 में रुद्र चक्र और संध्या संगीत की रचना की गई, पब्लिश किया गया डेली न्यूज़पेपर में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, और काफ़ी फेम मिला और ज़्यादा फेमस हुए बंकिम चंद्र चटर्जी, उनके फ़ैन बन गए। उसके बाद जो है देखिए 1883 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर की शादी हो जाती है एक 10 साल उम्र की लड़की मृणालिनी देवी से। उस वक्त जो है काफ़ी कम उम्र में विवाह हो जाता था। उनके भाई ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर की भी हमने देखी कि शादी कादम्बरी देवी से जब होती है, तो कादम्बरी देवी का की जो उम्र होती है वो भी उस समय 8 या 9 साल ही होती है। रविन्द्रनाथ टैगोर की भी शादी जब होती है मृणालिनी देवी से, तो इनकी उम्र भी जो है वो 10 साल की ही रहती है। तो विवाह हो गया मृणालिनी देवी से। और इसके बाद जो है 20 मई 1884 में रविन्द्रनाथ टैगोर की जिंदगी में घटना घटती है, जिससे उनका पूरा जीवन जो है बदल जाता है। घटना क्या थी, तो कादम्बरी देवी उनकी सिस्टर इन लॉ, उनके भाई ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर इनसे काफ़ी क्लोज थे, ये उनकी एक अच्छी मित्र थी, क्योंकि दोनों हम उम्र थे। छोटी उम्र में शादी हो गई थी कादम्बरी देवी की, और रविन्द्रनाथ टैगोर भी उनके हम उम्र थे, तो दोनों में काफ़ी अच्छी बनती थी, दोनों अच्छे मित्र थे। तो इनकी मृत्यु हो गई और रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ से हो गए दुखी। इसके बाद जो है उन्होंने अपना सारा जीवन ठान लिया कि अब उनको साहित्य, कला, थिएटर आदि इसी क्षेत्र में ही आगे बढ़ना है, इसको आगे ले जाना है। और इसके बाद रचना करते हैं कादम्बरी, जो कि एक काफ़ी विख्यात काव्य खंड है, पोयम का कलेक्शन है। उसकी रचना करते हैं कादम्बरी देवी की मृत्यु के बाद। इसके बाद जो है 22 अगस्त 1890 को रविंद्रनाथ टैगोर दोबारा से जाते हैं इंग्लैंड। अब इंग्लैंड क्यों जाते हैं, तो वही
इंग्लैंड जाते हैं, वहाँ की सभ्यता, लिटरेचर लिटरेचर में उनको जो है काफ़ी रुचि थी। बार बार जाते रहते थे क्योंकि वो इंग्लिश को अच्छे से पढ़ना चाहते थे, अच्छे से समझना चाहते थे। और उस वक्त जो है भारत में उतने अच्छे कॉलेज हुआ नहीं करते थे। छोटे मोटे कॉलेज होते थे और कुछ होते थे तो उसमें भी ब्रिटिशर्स ही पढ़ा करते थे, इंडिया के लोग ज़्यादा पढ़ते लिखते नहीं थे। तो ये चल जाते थे इंग्लैंड। गए इंग्लैंड, 1890 में इंग्लिश की पढ़ाई की और फिर 1891 में वापस आते हैं। और वापस आते हैं तो फिर बंगाली मंथली मैगजीन साधना की शुरुआत करते हैं, जो कि ये भी काफ़ी फेमस होती है उस समय। इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो अपना घर छोड़ देते हैं। ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़कर नेचर के करीब रहने चल जाते हैं, सियालदह में रहने चल जाते हैं। सियालदह में उनका जो है एक फार्म हाउस टाइप का हुआ करता था, जहाँ पर काफ़ी पेड़ पौधे थे, तो उनको वहाँ नेचर के साथ में रहना काफ़ी शांति वहाँ मिलती थी और प्रसन्नता का अनुभव होता था। इसीलिए वो सियालदह में रहने चल गए। और वहीं पर उन्होंने, जब वो सियालदह में रहते थे अपने घर को छोड़कर नेचर के करीब, तो वहाँ पर उन्होंने मच्छित्र रंगदा चित्रंगदा की रचना की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि चित्रंगदा की रचना किसके द्वारा की गई थी। ये सारे जो जितने भी नाम हैं, साधना हो गया, रुद्र चक्र हो गया, संध्या संगीत हो गई, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब आपको याद रखना है। नोट्स बना लीजिए एक जगह कहीं पे, सबको लाइन से लिख के रखिएगा, तो इससे आपको बार बार रिवीजन करने में सुविधा होगी। तो अभी तक हमने क्या देखा, 82 में जो है रुद्र चक्र और संध्या संगीत की रचना की गई थी। मृणालिनी देवी से विवाह हो जाता है, शादी हो जाती है 1883 में। और 1884 में उनके जीवन की पहली दुखद घटना, पहली ऐसी घटना होती है जिसके बाद वो जो है पूरी तरीके से बदल जाते हैं। वो होती है कि कादम्बरी देवी, उनके बचपन की मित्र और उनकी भाभी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो है रचना करते हैं कादम्बरी की। 1891 में इंग्लैंड से वापस आते हैं, साधना की रचना करते हैं। तो अभी तक हमने ये सब कवर कर लिया। अब देखिए आगे, देखिए शांति निकेतन। शांति निकेतन जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया एक मठ था। मठ तो नहीं कहेंगे, ये एज अ स्कूल, विद्यालय उन्होंने इसकी स्थापना की। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर चाहते थे कि हमारा जो कल्चरल एक्टिविटी है, हमारे कल्चर के बारे में आगे की पीढ़ी जाने। लोग, भारत में जो शिक्षा प्रणाली हो, ये हमारे एंशियंट इंडिया के टाइम में जो शिक्षा प्रणाली थी, जो हमारे वैदिक काल में हुआ करती थी, उसके तरफ ये लोगों को जागरूक करना चाहते थे। जो स्कूल की पढ़ाई थी, ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो कॉलेज बन गए, स्कूल्स बन गए, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनने लगे, तो रविंद्रनाथ टैगोर शिक्षा के खिलाफ नहीं थे, लेकिन उनकी जो शिक्षा प्रणाली थी वो इनको पसंद नहीं थी। ये चाहते थे कि भारत में जैसे पहले गुरुकुल में पढ़ाई हुआ करती थी, शिक्षा की जाती थी, कि गुरु पेड़ के नीचे बैठकर खुले वातावरण में शिक्षा देते थे अपने विद्यार्थियों को, ये चाहते थे कि वैसी शिक्षा प्रणाली हो। तो इसीलिए जो है इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की। शांति निकेतन जो है वो बीरभूम डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल में बोलपुर नाम के स्थान पर है। ये जो है ये कलकत्ता शहर, जो कि उस वक्त कैलकटा के नाम से जाना जाता था और आज इसको कोलकाता के नाम से जाना जाता है, से उत्तर में 180 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। अब ये बना कहाँ था, तो देखिए रविंद्रनाथ टैगोर खासे रईस, बचपन से ही रईस। तो ये जैसे ही जन्म इनका हुआ था, उसके बाद ही, जन्म के एक साल बाद ही, 1864 में जन्म हुआ, 1865 में इनके नाम पर कर दी जाती है कई एकड़ की जमीन बोलपुर में, जहाँ पर इन्होंने बाद में शांति निकेतन की स्थापना की थी। और उस वक्त तो ये बच्चे थे, तो ये रहती है इनके केयरटेकर के पास। जब बड़े हो जाते हैं तो इनके नाम पे हो जाती है, तो फिर शांति निकेतन की स्थापना कर देते हैं। और शांति निकेतन में जो इन्होंने स्कूल की स्थापना की थी बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसका नाम था विश्व भारती यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी तो खोल दी, शांति निकेतन जमीन था, बिल्डिंग बन गई, यूनिवर्सिटी खुल गई, लेकिन चलाने के लिए तो पैसा चाहिए। अब पैसा चले तो चले कैसे, पैसा आए कहाँ से, तो इसके लिए अब इन्होंने शुरू किया फंड रेज करना। अब फंड रेज कैसे करना शुरू किया, घर तो छोड़ दिया था, बिजनेस था नहीं, राइटर थे। तो इनकी जितनी भी राइटिंग्स थी, पोयम थी, जो ये इन्होंने जब जितनी भी किताबें लिखी थी, न्यूज़पेपर में जो इनके आर्टिकल्स आते थे, मैगजीन्स में जो इनके आर्टिकल्स आती थी, इन्होंने सबके कॉपीराइट बेच दिए। अब कॉपीराइट बेच दिए का मतलब क्या था, तो अभी तक जो है इनकी अनुमति के बिना कोई भी इनकी किताब को नहीं छाप सकता था। इनकी राइटिंग्स देखा जाए तो इन्होंने अपनी राइटिंग्स को बेच दिया था पब्लिशर्स के हाथों। तो उससे जो पैसा आया,
उससे इन्होंने स्कूल से यूनिवर्सिटी बचना, बच्चे पढ़ने आने लगे, शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने लगे, लेकिन फिर भी पैसा खत्म हुआ। फिर चाहिए था, तो अब उसके बाद क्या किया इन्होंने, प्ले करने शुरू किया, नाटक, थिएटर करना शुरू किया। और उसमें जो है ये लीड रोल किया करते थे या खुद भी रोल किया करते थे, और दूसरे लोग भी होते थे। इनका नाटक ग्रुप था, संगठन था, उसमें ये लोग प्ले किया करते थे। ना केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी लगभग 20 से ज़्यादा देशों में, 5 महाद्वीपों में जाकर इन्होंने 20 से ज़्यादा देशों में प्ले किया था या फिर थिएटर नाटक आदि प्रस्तुत किया था। इसके अलावा इनकी जो पत्नी थी, जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने सारे पुस्तकों और कविताओं के जो कॉपीराइट जब बेच दिए थे और थिएटर करते थे, इसके लिए किसके लिए, तो शांति निकेतन या फिर विश्व भारती यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता थी। तो उस वक्त जो है इनकी पत्नी मृणालिनी देवी ने भी अपने ऑर्नामेंट्स, गोल्ड ऑर्नामेंट जो कि उनको विवाह या शादी में मिले थे, शादी में हमारे यहाँ तो आप जानते ही हैं भारत में काफ़ी गहने वगैरह बनते हैं, तो जितने भी गहने बने थे, ये तो रईस, यहाँ तो और ज़्यादा बने होंगे, तो जो भी उनको मिला था उन्होंने सब जो है बेच दिया, और उससे जो भी पैसा इकट्ठा हुआ था वो रविन्द्रनाथ टैगोर को दे दिए थे स्कूल चलाने के लिए, विश्व भारती यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए। इसके बाद जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की जीवन में जो है दुखद जो है समय आता है, सैड ईयर्स उनकी जीवन काल का कहा जाता है, 1902 से 1907। ये जो है उनके लिए सबसे दुखद अ, समय रहा था। ऐसा इसलिए रहा था कि उनके कई चाहने वाले, कई डियर एंड नियर ओन्स जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। सबसे पहले जो है शुरुआत होती है 1902 ईस्वी में, जब उनकी पत्नी मृणालिनी देवी की मृत्यु हो जाती है। मृणालिनी देवी की मृत्यु हो गई, रविन्द्रनाथ टैगोर इससे जो है थोड़े दुखी हो जाते हैं, और इससे अभी तक वो उभरे ही नहीं थे कि इसके अगले साल ही उनकी जो यंगेस्ट डॉटर होती है, छोटी बेटी होती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद 1905 ईस्वी में उनके पिताजी, उनकी मृत्यु हो जाती है, देवेंद्र नाथ टैगोर की मृत्यु हो जाती है। और क्योंकि वो अपने पिता से काफ़ी करीब थे, तो इसलिए इसके बाद जो है वो पूरी तरीके से शोक में चल जाते हैं। और पिताजी की मृत्यु के 2 साल बाद 1907 ईस्वी में उनके सबसे छोटे पुत्र की भी मृत्यु हो जाती है। इन सब घटनाओं के बाद रविन्द्रनाथ जो है वो पूरी तरीके से नोवेल की दुनिया में डूब जाते हैं, और वो एक नोवेलिस्ट बन जाते हैं। और इसके बाद उन्होंने काफ़ी नोवेल की रचना की गई इनके उनके द्वारा, जो कि बहुत फेमस हुई, और जगत में काफ़ी उन्होंने नाम कमाया। सबसे पहला जो है अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद उनको ट्रिब्यूट देने के लिए वो एक स्मरण पोयम का एक ग्रुप है या फिर काव्य खंड है की रचना करते हैं। स्मरण का अर्थ होता है हिंदी में किसी को याद करना, तो स्मरण की रचना की जाती है उनके द्वारा उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद। जैसा कि हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, जब भी उनका कोई करीबी मर जाता है या छोड़कर चला जाता है, तो उसके लिए एक काव्य खंड या फिर पोयम की सीरीज की रचना कर देते थे। कादम्बरी के बाद जो देवी की मृत्यु हुई थी, तो कादम्बरी की रचना की। उनकी भी पत्नी की मृत्यु हुई मृणालिनी देवी की, तो उसके बाद स्मरण की रचना की गई उनके द्वारा। और इसके बाद जो है स्मरण के अलावा उन्होंने 1903 और 1906 में चोखर बाली और गोरा नाम के 2 नॉवेल्स की रचना की थी, जो कि काफ़ी फेमस हुए थे। अब देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जो है, अभी तक हम उनके पर्सनल लाइफ के बारे में जान लिया। अब थोड़ा देखते हैं, क्योंकि उस समय आज़ादी की भावना, पेट्रियोटिज्म जो है वो भी देश में काफ़ी बढ़ रही थी, तो उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर की जो भूमिका थी उसके बारे में भी कुछ बात कर सकते हैं। जन गण मन, भारत का राष्ट्रीय गीत, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में द्वारा लिखा गया था। ये आप लोग को पता होगा, लेकिन चलिए आप लोग कमेंट में अब इसका आंसर दीजिए कि पहली बार ये कब गाया गया था। हिंट के लिए बता देता हूँ, ये आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के 6ठे अधिवेशन में गाया गया था। आपको ये डेट और ईयर बताना है इसका कि कब गाया गया था। देखिए 1908 में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो प्रोविंशियल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट के रूप में चुने जाते हैं। इसके बाद जो है प्रेसिडेंट बन गए। अब उसके कॉन्फ्रेंस में वो स्पीच डिलीवर करते हैं, जिसमें कि वो हिंदू और मुस्लिम यूनिटी के बारे में बात करते हैं, रूरल अपलिफ्ट यानी कि गांव के विकास के बारे में बात करते हैं, शिक्षा प्रणाली कैसे बढ़ाया जाए, गांव की साफ सफाई उसके बारे में बात करते हैं। देखिए क्या होता है कि 1905 ईस्वी में आता है एक पगला गवर्नर वायसराय अंग्रेजों की तरफ से, जिसका नाम था करजन।
कई जगह पर लॉर्ड कर्जन भी लिखा मिलता है, तो लॉर्ड वुड मैं बोलता नहीं हूँ क्योंकि ये आए थे देश को बर्बाद करके चल गए, तो इसलिए सिर्फ कर्जन। तो 1905 में कर दिया गया था बंगाल विभाजन। रीजन दे दिया कि बहुत बड़ा क्षेत्र है, हम लोग संभाल नहीं पा रहे हैं, तो हिंदू मुस्लिम को अलग करने का मेन मकसद था इनका, जिसमें से कि ईस्ट पाकिस्तान और ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल बनाया गया। जो ईस्ट बंगाल था वो आज का बांग्लादेश है, और उस वक्त जो है वो ईस्ट पाकिस्तान आज़ादी के बाद बना था। और वेस्ट बंगाल, उस समय जो वेस्ट बंगाल था वो आज का हमारा जो वेस्ट बंगाल है इंडिया का वो था। तो बांट दिया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है ये उससे काफ़ी गुस्सा हो गए थे, इनको वो पसंद नहीं आया था। तो इसीलिए जो है इन्होंने 1908 में प्रोविंशियल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस में स्पीच दी, जिसमें कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बार बार इन्होंने अपने भाषण में शामिल किया और गांवों के विकास के बारे में बात की। इसके अलावा जब बंगाल का विभाजन किया गया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक सामूहिक रक्षाबंधन का आयोजन कर दिया था, जिसमें क्या था, हिंदू लोग मुस्लिम लोगों को राखी बांधेंगे और मुस्लिम लोग हिंदू लोगों को राखी बांधेंगे। ऐसा इनके द्वारा कराया गया था ताकि अंग्रेजों को ये पता चले कि वो कितने भी अलग कर लें, स्टेट को बांट दे, बंगाल विभाजन कर दे, भारत विभाजन कर दे, लेकिन यहाँ के लोगों के बीच में जो है विभाजन नहीं हो सकता। फूट डालो और शासन की नीति काम नहीं करेगी। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, बाद में काफ़ी फूट पड़ी गई थी। इसके बाद जो है जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया, जो आज जो भारत का राष्ट्रगीत है, उसको गाया गया था 26वें अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इसका जो है डेट और ईयर जो है वो आपको कमेंट में बताना है। उसके बाद 1912 में रविन्द्रनाथ टैगोर दोबारा से यूरोप की तरफ एक बार फिर जाते हैं, फिर कई देशों में घूमते हैं, कई जगह स्पीचेस देते हैं, कई प्लेस करते हैं। और इसी बीच जो है वो स्वामी विवेकानंद से भी मिलते हैं। स्वामी विवेकानंद जो अपने आप में ही एक गजब के व्यक्तित्व थे, बचपन का नाम जिनका नरेंद्र था, बचपन से पढ़ने में एकदम बेवकूफ़। पिताजी उनके राजा, उनके पिताजी राजा थे, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी जो है काफ़ी रईस थे, वैसे ही नरेंद्र जो कि बाद में स्वामी विवेकानंद बने, पिताजी उनके भी राजा। तो इनकी कहानी जो है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक थोड़ा आपको ओवरव्यू दे दूं। बचपन में ये काफ़ी बेवकूफ़ किस्म के थे, या पढ़ाई में इनका मन नहीं लगता था, लेकिन फिर बार बार के अभ्यास से ये विद्वान बनते हैं, और ना केवल विद्वान बनते हैं बल्कि ऐसे विद्वान बनते हैं कि पूरे विश्व में इनकी विख्याति चरम सीमा पर पहुंच जाती है। शिकागो में इन्होंने जो भाषण दिया था, आप लोग नेट पे सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। वो खतरनाक भाषण इन्होंने ऐसा दिया था कि पूरी जो सभा थी वो चुपचाप बैठकर इनको सुनते रह गई थी। हमारे देश के संस्कृति को, हिंदुत्व की भावनाओं को इन्होंने पूरे विश्व में फैलाया था। तो अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। 1912 में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर वापस चल जाते हैं यूरोप, और फिर से कई टीचिंग्स, कई मेथड्स वहाँ पर कुछ अपने देते हैं, वहाँ से कुछ नई चीज़ें सीख कर भारत वापस आते हैं। और उसके बाद जो है भारत में आते हैं और फिर भारत में ही रहते हैं। अब देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है नोबेल प्राइज़ मिला था। नोबेल प्राइज़ किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो अल्फ्रेड नोबेल, जिसने कि डायनामाइट का आविष्कार किया था, उसके द्वारा शुरू गई थी नोबेल प्राइज़ की। क्यों दिया गया? तो कहानी ऐसी है कि लंदन में जब रविन्द्रनाथ टैगोर दोबारा गए थे, कब गए थे? 1912 ईस्वी में जब गए थे, तो लंदन में एक बहुत ही फेमस पोएट हुआ करते थे, डब्ल्यू बी यीस्ट। इन्होंने पढ़ी रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना गीतांजलि। गीतांजलि का इंग्लिश में अनुवाद हुआ था, कई भाषा में ट्रांसलेशन हुए थे, तो इन्होंने ट्रांसलेटेड वर्जन जो है गीतांजलि का वो पढ़ी थी। गीतांजलि क्या थी? तो ये भी सीरीज ऑफ पोएम थी। गीतांजलि पढ़ने के बाद डब्ल्यू बी यीस्ट पगला गया, दिमाग घूम गया इनका कि इतनी खतरनाक रचना, इतने ज़्यादा प्रभावित हुए उससे कि इसको पूरे इंग्लैंड में फैला दिया। और इंग्लैंड में फैलाने के बाद इतना पसंद किया गया इसको, किसको? तो गीतांजलि को, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई थी। इतना वहाँ के लोगों ने सराहा कि 1913 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर को फिर इसके लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया। नोबेल प्राइज़ मिल गया। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में ही भारत वापस आते हैं, और भारत में आने के बाद उनका होता है ग्रैंड वेलकम। कोई भी आदमी जब विदेश से आता है तो जानते ही हमारे यहाँ तो वैल्यू बढ़ जाती है उसकी, और जब नोबेल प्राइज़ जीत के आ रहा हो तब तो और ज़्यादा ग्रैंड वेलकम होना ही था। तो आते हैं 1913 में भारत में वापस, और 13 नवंबर 1913 में पूरे भारत में खबर फैल जाती है रविन्द्रनाथ टैगोर की नोबेल प्राइज़ जीतने के बारे में, जिसके बाद जो है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। और इनको इनकी विख्याति के लिए, इनकी जो
गीतांजलि फेमस हुई, तो उसको सराहने के लिए भारत में इनको कलकत्ता यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि दी जाती है, और 3 जून 1915 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इनको नाइटहुड, सर नाइटहुड की उपाधि दी जाती है। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर को तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि दी, इसके अलावा इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो आज ऑक्सफोर्ड है वही यूनिवर्सिटी, उसके द्वारा भी डॉक्टरेट की उपाधि मिली। इतने ज़्यादा ये पढ़ाई में, इनके साहित्य की रचना इतनी खतरनाक हुआ करती थी, इतने लोग प्रभावित होते थे कि इन्होंने कई उपाधियां ली थी अपने जीवन काल में। तो डॉक्टरेट की उपाधि वो भी बाकायदा स्पेशल कॉन्वोकेशन करवा कर किया गया था। मतलब कॉन्वोकेशन का मतलब होता है साक्षात्कार। जब वो जीतते हैं तो उसे, जो आप लोगों ने देखा होगा टीवी वीवी में कि सर्टिफिकेट मिलता है तो सब जो काली टोपी फेंकते हैं, उसी को बोला जाता है कॉन्वोकेशन। तो वो हो गया इनके लिए बाकायदा एक स्पेशल 20 दिसंबर 1915 को आयोजित किया गया था, और 3 जून 1915 को इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। जो जलियांवाला बाग मैसाकर के बाद में इन्होंने वापस उठाकर फेंक के मार दिया था ब्रिटिशर्स के मुंह पे कि रख लो अपनी उपाधि। देखिए, रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल, रविन्द्रनाथ टैगोर की भूमिका भारत के स्वतंत्रता स्ट्रगल में क्या थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है ये नेशनलिस्ट भावना के थे। देखिए, दो तरीके के देशभक्त होते हैं, एक नेशनलिस्ट और एक पैट्रियोटिक। पैट्रियोटिक जो होते हैं वो अग्रेसिव होते हैं, उनको जो है देश को आज़ाद कराना है किसी भी कीमत पर, मार पिटाई खून बहे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो है होना चाहिए तो होना चाहिए। और नेशनलिस्ट जो हो गए, इनको क्या है कि ये भी देश को आज़ाद कराना चाहते थे, देश की के से इनको भी प्यार था, लेकिन ये अहिंसा के मार्ग पर चलते थे। जैसे गांधी जी थे, लेकिन फिर भी जो है गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर की जो है विचारधारा मिलती नहीं थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है नेशनलिज्म की भावना रखते थे। परिवार तो काफ़ी बड़ा था ही, पिताजी भी इनके आर्य समाज से जुड़े हुए थे, जो कि जिसके कारण जो है इनको बचपन से ही काफ़ी अपने देश की संस्कृति के प्रति झुकाव किया मिला हुआ था। तब देखिए 19 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग मैसेकर होता है, जनरल डायर द्वारा जलियांवाले बाग में उसके रास्ते को ब्लॉक कर कर अंधाधुंध फायरिंग करवाई जाती है, कई जाने जाती हैं, हजारों भारतीय जिसमें मारे जाते हैं। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर को काफ़ी दुख होता है, और इन्होंने जो है अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है वो ब्रिटिशर्स को वापस कर दी थी। फेंक के मार दिया, बोला कि रख लो तुम्हारी उपाधि तुम्हारे पास, एक तरफ तो उपाधि देते हो और दूसरी तरफ इधर मैसाकेर हो गया, मर गए इतने लोग, लेकिन ऐसा बोला नहीं था। एक सीधी वायसराय को एक लेटर लिखते हैं विनम्र भाव से, और अपनी नाइटहुड की उपाधि को जो है वापस कर देते हैं। इसके बाद जो है वो फिर चल जाते हैं कहाँ, तो इंग्लैंड। और इंग्लैंड जाते हैं 1920 में, और वहाँ पे फिर एक साल रहने के बाद में 1921 को आते हैं भारत। और इनके ब्रिलियंट स्पीचेस पूरे भारत में कांग्रेस के अधिवेशन में दिए जाते हैं, लोगों में देशभक्ति की भावना जगाते हैं। देखिए, साहित्यकार तो गजब के थे ही, राइटिंग्स इनकी कमाल की थी, इनके पोएम जो हैं उनमें इनकी वर्डिंग्स लोगों में जोश भर देती थी। तो 1921 में आए, कई स्पीचेस दिए, लोगों को इन्फ्लुएंस किया। इसके बाद जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत होती है, लेकिन उसमें जो है ये सहयोग नहीं देते, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था उसमें क्या है, इनकी जो विचारधारा थी, जैसा कि अभी हमने बात किया नेशनलिस्ट और पेट्रियोटिक में, तो इनको जो है हिंसा किसी प्रकार की पसंद नहीं थी। तो इसीलिए जो है इन्होंने किसी मूवमेंट में सम्मिलित नहीं हुए, ये अपने स्तर पर लेकिन फिर भी कार्य करते रहते थे। जैसे उपाधि वापस लौटा दी, अपनी राइटिंग्स के माध्यम से, अपनी जो पत्रिकाएं थी उसके माध्यम से लोगों में अवेयरनेस फैलाते थे कि ब्रिटिशर्स का कैसे बॉयकॉट किया जाए, उनको कैसे भगाया जाए। तो इनकी भी एक काफ़ी अहम भूमिका रही है। ये उस वक्त के ऐसे इंसान थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स के बारे में सबसे ज़्यादा जो है उनके अपोज में बातें लिखी थी पत्रिका में। इसके बाद जो है देखिए उनके जीवन के जो अंतिम समय थी उसके बारे में हम कुछ बातें करते हैं। दिसंबर 1921 में उन्होंने जो है विश्व भारती, जो कि विद्यालय की शुरुआत उनके द्वारा की गई थी, उसमें क्या हुआ था, अब फंड की कमी, फंड तो पहले इकट्ठा किया तो फंड की कमी, किताब और पोएम के कॉपीराइट बेच दिए, जमीन बेच दी, फिर भी जो है कुछ दिन बाद तो पैसे खत्म हो ही जाएंगे, क्योंकि उस वक्त जो है भारतीयों के पास उतने पैसे हुआ नहीं करते थे कि वो पढ़े और उसके लिए फीस भी दे सके। तो इन्होंने क्या किया,
अपने जो बाकी बचे कुछ किताबें थी उनको बेचे, नोबेल प्राइज में जो भी इनको अमाउंट मिला था उसको लगा दिया विश्व भारती यूनिवर्सिटी में। और साथ ही साथ इनकी लाइब्रेरी हुआ करती थी, लाइब्रेरी बेच दी। और अपना जो प्रॉपर्टी इनके पास था उसमें से भी एक घर जो था इनका खानदानी घर, उसको बेच दिया। ये सब देख के क्या होता है, गांधी जी को काफी बुरा लगता है, क्योंकि दोनों समकालीन थे। गांधी जी इनकी इज्जत क्या करते थे, गांधी जी ने इनको सर की उपाधि दी थी और इन्होंने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो गांधी जी को बुरा लगता है, और गांधी जी अपने एक फॉलोअर, उनके भक्त मान लीजिए एक तरीके से हुआ करते थे, उसको कहते हैं कि तुम भाई शांति निकेतन को कुछ चंदा कर दो। और 60,000 रुपये, उस जमाने में सोचिए 60,000 रुपये कितने बड़े हुआ करते होंगे, 60,000 रुपये का डोनेशन दिलवाते हैं शांति निकेतन को गांधी जी। उसके बाद जो है 7 अगस्त 1941 को रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु हो जाती है। 7 अगस्त, आज का दिन, 1941 में इनकी मृत्यु हो गई। आज चल रहा है 2020, मतलब 79वीं डेथ एनिवर्सरी है आज उनकी। इसीलिए जो है हम आपके सामने जो है उनकी बायोग्राफी का ये वीडियो लेके आए हैं रविन्द्रनाथ टैगोर को ट्रिब्यूट देने के लिए। तो उनकी मृत्यु हो जाती है, और उनकी मृत्यु के बाद जो है चैप्टर क्लोज। तो अभी तक हमने देख लिया रविन्द्रनाथ टैगोर की पूरी जिंदगी के बारे में, कैसे उनका जन्म हुआ, जो रईस खानदान में जन्म लिया, लेकिन मज़ा नहीं आता था, ऐशो आराम में वो सुकून नहीं मिलता था। उसके लिए जो है बाहर जाना चाहते थे, नेचर के करीब रहना चाहते थे। फार्म हाउस था सियालदा में, वहाँ चल के रहने के लिए बंगाल में। उसके बाद विदेश गए, विदेश में लिटरेचर पढ़ी, वापस आए, कई रचनाएं की, कादम्बरी, गीतांजलि, कई नाटक किए, और गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी लिया। शांति निकेतन की स्थापना की, विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जहाँ पर वो चाहते थे कि जो हमारे एंशियंट टाइम की जो टीचिंग्स की जो सिस्टम हुआ करती थी, विद्यालय की जो प्रणाली थी, उस प्रणाली में वो चाहते थे पढ़ाना, संस्कृति को बचाए रखना चाहते थे, आने वाली पीढ़ियों तक हमारे भारत के गौरवशाली जो संस्कृति थी उसको पहुंचाना चाहते थे। और 7 अगस्त 1941 में उनकी मृत्यु हो जाती है। आज़ादी से 6 साल पहले ही मृत्यु हो गई, आज़ाद भारत देख नहीं पाते हैं। इसके अलावा जो है देखिए, हम उनकी कुछ फिलॉसफी के बारे में बात करते हैं। अब उनकी फिलॉसफी क्या थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को लगता था कि मनुष्य हो चाहे जो भी हो, रविन्द्रनाथ टैगोर को हर चीज में भगवान दिखते थे। उनका मानना था कि पेड़ पौधे पक्षी सब में भगवान है, और मनुष्य में तो है ही है। इसीलिए जो है उनकी जो कविताएं हैं, उनकी जो रचनाएं, उसमें भगवान का वर्णन काफी मिलता है। इसके अलावा जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की जो कविताएं थी उनमें हिंसा हिंसा देखने को कभी नहीं मिलती। वो हिंसा के सख्त खिलाफ थे, अहिंसा के पुजारी थे। उनके कविताओं में प्रेम भाव, सद्भाव और ईश्वर का वर्णन मिलता ही मिलता था। रविन्द्रनाथ टैगोर थे, उनके लिए मौत जो है वो अंत नहीं बल्कि आरंभ थी। उनके अनुसार मृत्यु संतता नहीं बल्कि पूर्णता थी। ऐसे महान व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर, भारत के महान स्कॉलर, कादम्बरी के रचयिता, चित्रंगदा के रचयिता, गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज विनर, और कई नॉवेल लिखे गए जिनके द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में हमने इस वीडियो में पढ़ लिया। तो इस वीडियो में इतना ही। हमने जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पूरी बायोग्राफी उनकी रिव्यू की। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए हमारा, वहाँ आपको मिलेगा पीडीएफ। और अगर इस वीडियो के अलावा हम आपको हमारे अन्य वीडियोस जो बने हुए हैं जीके जीएस के, वो भी देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाकर सारे वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। जेपीएससी के लिए भी हमारी जो कोर्सेस हैं वो शुरू हो चुकी हैं, आप उनको भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं, और जेएसएससी के लिए भी वो यूज़फुल है। और साथ ही इसके अलावा आप एबी स्टडीज़ हमारे फेसबुक पेज पर जाकर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम एबी स्टडीज। थैंक यू।